हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नीलेश श्रीवास्तव, आपका प्यारा साथी, अपने प्यारे चैनल लर्नर्स वर्ल्ड वन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपी टेट 2021 के बाद ये फिर 2026 में सरकार कंडक्ट कराने जा रही है। देखिए, ये जो यूपी टेट है, ये देना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। कुछ लोग अभी अभी फेब में सीटेट दिए होंगे और उनका रिजल्ट भी आ गया होगा। बहुत से लोग सीटेट पास होंगे। अब मन में सवाल ये है कि यूपी टेट दें कि ना दें। ये डायलेमा की स्थिति है। एक तो स्टूडेंट लाइफ में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये गिन गिन के आता है। इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है और फॉर्म भी बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि आप पेपर ना दें, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं, कभी भी बदलती रहती हैं। देखते हैं, कोई राज्य सीटेट अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, कब कौन सी गवर्नमेंट क्या रूल ला दे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश होगी कि आप सभी यूपी टेट का फॉर्म फिल कर दीजिए। 27 मार्च से स्टार्ट है। अब देखिए, फॉर्म फिल हो जाने के बाद सबसे बड़ी जो बात होती है, ये होती है, एक्सक्यूज मी, गिव अ मिनट, ओके, नाउ फॉर्म भर देने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी दुविधाएं हैं, जो भी आपने यूट्यूब पे देखा, बहुत सी चीजें सर्च की और बहुत बार आप वीडियो देख रहे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वो करना छोड़ दीजिए। एक बार सिलेबस अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी चैनल का देख लिया, बस मोर देन इनफ है। अब सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि नोटिफिकेशन में सिलेबस दे दिया है, अब कैसे सिलेबस है ये देखना है। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों का सिलेबस होगा। तो देखिए, ये सिलेबस मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उनके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परीक्षा की जो आपके टेन्योर होगा वो 2 आवर 30 मिनट्स का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का। अर्थात आपको 150 मिनट मिलेंगे। मतलब ईच क्वेश्चन हैव 1 मिनट। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। एग्जाम में जानते हैं सब कुछ तैयार होता है, खेल होता है बस समय का। आप उस समय पे आपको चीजें याद आई कि नहीं। बाहर बैठ के कोई भी ये कह सकता है कि पेपर आसान था, कठिन था, मॉडरेट था, वो सब कुछ सही है। लेकिन जो विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठता है वही एक्चुअल पेपर का स्टैंडर्ड बता सकता है। कुछ के लिए पेपर आसान होता है, कुछ के लिए कठिन होता है और कुछ के लिए मॉडरेट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी पढ़ाई कर रखी है, कैसी तैयारी अपनी कर रखी है। अभी अभी मैंने सीटेट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई। अच्छा हाँ, एक बात और, सीटेट का कुछ लोगों ने पेपर क्वालिफाइंग नेचर, जैसे मैंने खुद किया है, क्वालिफाई मार्क्स लाया है, 105 या 4 के अप्रॉक्स है। तो क्या यूपी टेट में भी क्वालिफाई कर जाए? नहीं, यही थोड़ा सा अंतर है। यहां मैं आपसे ये कहूंगा कि यूपी टेट के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस आप यहां पढ़ेंगे, कमोबेश यही पूरा का पूरा सिलेबस आपके यूपी के सुपर टेट के एग्जाम का होता है। तो अगर आप यहाँ मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो वहां काम आ जाएगा। यहाँ मैं ये किसी को नहीं कहता कि आप इसे क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए, नहीं। यहाँ इतनी जी जान लगाइए कि सुपर टेट आपका 95% प्रिपेयर हो गया हो। बस शिक्षण वहां शास्त्र एक अलग से टॉपिक जुड़ता है, देखेंगे। यूपी टेट में सभी प्रश्न अगर सही हैं आपके, सॉरी, शब्दों को मैं अपने चयन को फिर से सुधार करना चाहूंगा। उसमें यूपी टेट के हर एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही होगा और उस एक विकल्प जो अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नकारात्मक का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। कभी आपको अब दुविधा न रह जाए कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एकदम क्लियर कट रखिए, नहीं है। इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी कैंडिडेट्स के, सपोज दैट मेरे किसी भी साथी के, अगर उसने 120 क्वेश्चन पढ़ के किया, अभी 30 रह गए हैं, आपके पास 10 मिनट बचे हैं, सब सब कुछ छोड़िए, उन 30 क्वेश्चंस को
भगवान भरोसे कोई एक ऑप्शन चुनिए और उस ऑप्शन को सर्कल कर दीजिए। आप मान के चलिए कि 1/4 तो आपका सही होना है। हाँ, कुछ लोग जम्बल्ड मैनर में करते हैं, ए किया बी किया, मत करिए, कोई बेनिफिट नहीं है, उससे बहुत नुकसान होता है। आप देखिए कि आपने क्वेश्चन में ओवरऑल ए ज्यादा करेक्ट किया है कि बी करेक्ट किया है कि सी की डी। अगर मान लीजिए सबसे कम आपने सी ऑप्शन को पूरे 120 में चूज किया है, तो सी ऑप्शन बाकी बचे क्वेश्चन में कर दीजिए। मेरा आपको यही सजेशन है, बाकी अपना अपना ओपिनियन, ये नहीं कि मेरी बातों को एग्जैक्ट मान के आप वैसा कर दीजिए। सबका अपना अपना विवेक होता है, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। मैं अपने दिए गए पेपर का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि संरचना एवं विषय सूची क्या होगी। पहली बात तो समझ लीजिए कि सभी अनिवार्य हैं, मतलब मैंने यहां जो कुछ लिखा हुआ है ये सब अनिवार्य है। एक बात और, आज का ये जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी फेमिलियर होते जा रहे हैं, राइटिंग हैबिट छोड़ते जा रहे हैं, कोई चीज प्रिंट कर लिया। अच्छा, ये मैं जो बात अब बोलने जा रहा हूँ ये सबके लिए अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे जो जॉब वर्किंग पर्सन होंगे उनके लिए भाई समय बचाना बहुत जरूरी है, तो वो राइटिंग प्रोसेस को ना अपनाएं। लेकिन जिनके पास समय है वो अपने हाथों से लिखें, सिलेबस को अपने हाथ से लिखेंगे ना, तो हाथ से लिखी हुई चीज आपके दिमाग में छपेगी और आपको याद रहेगा कि हमें ये चीजें करनी है। अगर आप जॉब वर्किंग हैं, बिल्कुल मत करिए, टाइम बचाइए। लेकिन जो लोग अभी तैयारी फ्रेशर हैं, कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है, किसी भी कीमत पर उन्हें सिलेबस अपने हाथों से लिखना है। अपने स्टडी टेबल के पास अपने हाथों से लिखा हुआ ये आपको रखना है सिलेबस। 5 खंड में आपको दिख रहा है कि आपका सिलेबस है। सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। कितने क्वेश्चन होंगे इसके? 30 एमसीक्यू होंगे। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का है, तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। इसी तरह से आप देखेंगे प्रथम भाषा हिंदी। अब देखिए सीटेट का जब एग्जाम देते हैं तो वहां ऑप्शन जैसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, वहां कंपलसरी नहीं होता था। यहाँ आपको कंपलसरी है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो आपकी क्या होगी? हिंदी ही होगी यूपी में, ठीक है। 30 इसके भी एमसीक्यू होंगे। जो सेकंड लैंग्वेज होगी वहां ऑप्शन देता है कि आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई चूज कर सकते हैं। अब यहाँ भी डायलेमा की स्थिति है। कभी कभी होता क्या है, जैसे मेरे ही घर में कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो संस्कृत लेके देते हैं, फेल हो जाते हैं सीटेट, फिर कहते हैं नेक्स्ट टाइम हिंदी भर के देंगे। करते हैं, वो करते हैं और पास होते हैं, नहीं होते हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा, ये उनका पर्सनल लाइफ है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जिन लोगों का बैकग्राउंड तो यहाँ कहना गलत होगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश फैमिलियर होता है, क्योंकि बचपन से वो इसी चीज में ढले होते हैं। अब ये मैं कह के ऐसा नहीं कहता कि हिंदी माध्यम इंग्लिश को नहीं कर सकता, नो डाउट वो भी कर सकता है, अगर इंग्लिश से वो फैमिलियर है, बस फैमिलियर होने की बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़िए। संस्कृत उनके लिए क्यों इजी हो जाती है? क्योंकि हिंदी का बहुत सारा पोर्शन संस्कृत से क्या कर जाता है? मैच कर जाता है। तो ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप हिंदी के साथ संस्कृत लेना चाहते हैं कि इंग्लिश लेना चाहते हैं। आज तक मैंने कभी किसी एग्जाम में संस्कृत नहीं चूज किया, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे संस्कृत नहीं आती या हिंदी नहीं आती, आती है, लेकिन मैं इनसे उतना फेमिलियर नहीं हूं। इंग्लिश मेरे लिए लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे थोड़ा इजी होता है। गणित गणित के भी 30 क्वेश्चन होंगे। और पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस है। अब पढ़ें कैसे, कहां से पढ़ें? देखिए, आपने कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा, आपने कोई सा भी बुक लिया होगा, एक ही लीजिए। आप अब तक जितने बहुत सारी बुकें कलेक्ट कर ली होगी, इस इंस्टीट्यूट का, इस पब्लिकेशन का बुक, उस पब्लिकेशन का बुक, नहीं, कोई एक सा उठाइए, उसको कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। डजंट मैटर कि आप यूथ पब्लिकेशन लेते हैं, घटना चक्र का लेते हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन लेते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा, सब बुकें अच्छी हैं और सब अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं किसी कमियों के साथ मौजूद हैं। वो आप जब अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपके पास जब समय है तो मैं हिंदी के लिए पृथ्वीनाग सर की एक बुक है, राइटर है, उन्होंने लिखा हुआ है, वो हिंदी के लिए ले लीजिए। सबसे पहले आप विषय को पढ़िए, पढ़ने के बाद एमसीक्यू करिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू लगाना, मैं भी पहले यही करता था, एमसीक्यू लगाता था, फिर देखता था, एग्जाम देने जाता था। महामैराथन मत देखिए, महामैराथन वो सब उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने पहली बार सिलेबस को पढ़ रखा है। जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, एग्जाम निकले ना निकले उसकी चिंता तो एकदम छोड़िए।
एग्जाम अगर आपका लक बाई चांस यूपी टेट निकल भी जाता है, सीटेट निकल भी जाता है, तो मेन जो एग्जाम होते हैं ना, वहां आप डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। ये सब कहने की बातें होती हैं कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, कर ले जाऊंगा, बिरले होते हैं जो कर लेते हैं। मैं भी ना जब क्लास 11th में था तो मुझे लगता था कि 12th में मैं जाके झंडा गाड़ दूंगा। कुछ नहीं होता है। जब आप शुरू से तैयारी करेंगे, बेस आपका मजबूत होगा, तो आप ये सारे एग्जाम के सिलेबस को कर पाएंगे। गिव अ मिनट, फिर मैं एक एक ओके चलिए देख, माइक का इशू हो गया था। ओके नाउ अब देखिए, यूपी टेट का जो आपका सिलेबस है बाल विकास, वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां दो चीजों को समाहित करता है। सबसे पहले सिलेबस में बाल विकास में आपको जानना होगा बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है बाल विकास की, और इसके क्षेत्र कहाँ तक है। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में आपके यूपी टेट में पूछता है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। भाषा का विकास अलग से पूछेगा, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो मुख्यतः 2: वंशानुक्रम और वातावरण। इनके अलावा और भी कारक होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए: पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। आज के समय में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का ये जो आपका एक हिस्सा है, एक पोर्शन, ये तैयार करना होगा आपको। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत दूसरा पोर्शन है। दूसरे में अच्छा किधर से करें, देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आप बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानिए, फिर इसके बाद बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानिए, और फिर उसके बाद भाषाई विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, इनके बारे में। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद अधिगम के नियम। अच्छा, जितनी हेडिंग दे रखी है ना, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है। यहाँ एकदम तथ्यात्मक पूछता है, वन लाइनर, एक लाइन में आया, पूछा, आंसर पता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अधिगम के नियम क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, इसको तो इम्पोर्टेंट रखिएगा। ये थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए, ये लोग जहां नाम में आ जाए उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, देखिए एक एक को मैंने लिख रखा है, अब इनको पढ़ना है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत। 1 2 3 4 5 6 6 लोगों के बारे में अच्छे से पढ़िए, यूपी टेट इतने में समेट आ जाएगा। सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार का अर्थ, इसको इंपॉर्टेंट मानिए, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है। अब आ जाइए शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण का अर्थ तथा उसका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधियां, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। देखिए ये जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप भी अपने कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे, एक डबल पेज की पेपर को ओपन करेंगे, प्रॉपर फ्रेमिंग कर लेंगे, और इसके बाद आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करते जाएं और उनसे 100 PYQ लगाते जाएं, उसको ट्रिक करते जाएं कि मैंने ये कवर अप कर लिया, ये कवर अप कर लिया। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे और भी एक है, इसका और बचा हुआ पोर्शन मैं बता देता हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। ओके चलिए एवरीवन, अब ये लास्ट पोर्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का। ठीक है, इसमें आपको देखना है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। देखिए ये जो टॉपिक इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक्चुअल में बहुत ही लिमिटेड आता है, इससे बहुत ज्यादा, जैसा कि आप बीएड डीएलएड में पढ़ते हैं इतना डीप, उतना डीप आता नहीं है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में मुख्यतः दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक एवं अस्थि बाधित, एवं लास्ट है मानसिक दक्षता। इनमें समावेशन करना है। जैसे बच्चों को, इन ऐसे बच्चों को जो अपवंचित वर्ग से हैं, वर्ण से हैं, लिंग, जाति इत्यादि से हैं,
उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर कैसे शिक्षा दिया जाए, उनको कैसे समावेशित किया जाए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, जिसे टीएलएम कहते हैं। सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। ये जो टीएलएम है ये आपको यूज करना आना चाहिए। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं समावेशित कर पाए बच्चों को। अगला है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेल लिपि आदि। जैसे आप जानते हैं दृष्टिबाधित अगर बच्चा हुआ तो उसको क्या चाहिए, ब्रेल लिपि चाहिए पढ़ने के लिए। अब उसको सामान्य बुक दे देंगे तो पढ़ नहीं पाएगा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्रीय आपका सिलेबस का हिस्सा है। एक्चुअली बोलने को मैं बोल सकता हूँ लेकिन इतना लंबा हो जाएगा कि आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं। देखिए विभाग एवं संस्थाओं को मैं यहाँ ले आया हूँ। पहला है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर। जिला चिकित्सालय ये भी मंडल स्तर पर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ठीक है, ये जो आपका था अब तक बाल विकास एवं शिक्षण विधियां में खंड क था। ठीक है, जो विषय वस्तु था ये था। अब खंड ख की बात करते हैं, अधिगम और अध्यापन की। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये आपका अधिगम एवं अध्यापन है। इस पे आपको चिंतन मनन करना है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये आपको देख लेना है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में आप बालक को कैसे देखते हैं। बालकों में अधिगम की वैज्ञानिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। ये सारा आपका था बाल विकास का सिलेबस। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप इसको नोट कर लेंगे, अपने कॉपी पे नोट करेंगे और नोट करने के बाद तब आप सिलेबस को देख के पढ़ेंगे। यूपी टेट देखिए हर साल होना चाहिए मगर सरकारें नहीं कराती हैं। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इन्हें हर साल कराना चाहिए। सिलेबस बदलता नहीं है, कमोबेश यही रहता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश, गणित, संस्कृत और पर्यावरणीय अध्ययन। ये 1 to 5 का सिलेबस है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा यूं तो 30 मार्क्स का आता है, तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि उन 30 नंबर में पढ़ना क्या क्या जरूरी है। देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा है, कोई भी विषय बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब सिलेबस डिफाइन रहता है और हमें पता रहता है तो हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है। चलिए भाषा की अगर हम देखें तो इस भाषा में इसे पहला भाषा नाम दिया गया है और भाषा द्वितीय में आप उर्दू और अंग्रेजी और संस्कृत कुछ भी चुन सकते हैं। यूपी टेट में भाषा 1 आप हिंदी चुनते हैं। हिंदी के भी 2 पार्ट हैं, पहला है विषय वस्तु और दूसरा है भाषा विकास का अध्यापन। तो पहले भाग की अगर हम बात करें विषय वस्तु की, तो इसमें आता है अपठित अनुच्छेद, जो कि सभी लोग अमूमन जिन्होंने भी थोड़ा बहुत हिंदी अपने प्राइमरी शिक्षा के दौरान पढ़ रखी है वो कर लेते हैं अपठित अनुच्छेद से। दूसरा है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का आपको ज्ञान होना चाहिए। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। अगला है वाक्य रचना, किसी वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे, उसमें शुद्धि और अशुद्धि पहचानना। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये देखिए 300 दे रखे हैं सॉरी, तीनों में जो है आपको अंतर पता होना चाहिए। व और व में अंतर, ड, ढ, अंग, छ, ड़, न की ध्वनियों में आपको अंतर आना चाहिए और ये किन के मेल से बनी है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। सभी प्रकार की मात्राएं, जितनी भी मात्राएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग।
देखिए यहाँ इतना दे दिया है, लेकिन यहाँ जहाँ लिख दिया ना चिन्हों का प्रयोग, तो इनका आपको प्रयोग आना चाहिए कि कब कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। कोई आपको वाक्य बना के दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें क्या त्रुटि है, तो जब आपको इन चिन्हों का ज्ञान रहेगा तो आप उस त्रुटि को पहचान पाएंगे। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, ये तो हल्का फुल्का आप स्टडी करते रहते हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो विलोम शब्द। अच्छा, ये हिंदी बुक पढ़ें कहाँ से? समय अगर तैयारी का आपके पास भरपूर है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा पृथ्वीनाथ की बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं, नालंदा पब्लिकेशन की है। अदरवाइज समय कम है तो ल्यूसेंट कर लीजिए। अब उससे भी कम समय है तो आदित्य पब्लिकेशन की एक आती है बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है। लेकिन देखिए कोई ना कोई बुक संपूर्ण नहीं होती है, खुद में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, तो वो त्रुटियां आप तभी पहचान पाएंगे जब आपने अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर आप त्रुटियों को यूं ही लेके चलेंगे। मान लेते हैं एक दो गलतियां हो जाए, लेकिन उनके लिए ये गलतियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनका उन्हीं एक दो से सिलेक्शन होना था, तो उनके लिए फिर भाई थोड़ा दिक्कत रहेगा। अब आइए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद तथा वचन, लिंग एवं काल, ये आपको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। और जानते हैं अगर आप डेली 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी के लिए, तो ये सब ना एक एक दिन वाले टॉपिक हैं। एक दिन उठाइए प्रत्यय उपसर्ग, खत्म। और हाँ, खत्म का मतलब केवल थ्योरी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने होंगे जिससे आपको पता चल सके कि आयोग किस उत्तर को सही मान रही है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, संधि, स्वर संधि एवं इसके प्रकार। अब इसके जो पांचों प्रकार है ना स्वर संधि में, गुण संधि, यण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वो सब आपको आने चाहिए। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वाच्य समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं उनको उनके सॉरी कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ये कभी याद नहीं होता है, इसका एक ही तरीका है, जब भी हिंदी पढ़ने जाइए जो वो बुक है ना, पेज पलटिए, एक बार सरसरी निगाह से देखते जाइए, डेली बाई डेली, डेली बाई डेली 10-15 मिनट लगेंगे, और डेली बाई डेली देखेंगे तो आपको कवियों एवं लेखकों की रचनाएं याद हो जाएंगी मोस्ट ऑफ द केस। लेकिन आप सोचेंगे कि याद करने के पर्पज से जाए, नहीं याद होगा, मैंने खुद करके देखा है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या हैं? सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। अच्छा, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? ये कहीं नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, भाषा विकास का अध्यापन, जहां भी जो भी प्रीवियस ईयर में पूछेगा वो सब लगा डालिए, बस यही तरीका है। कोई बुक मत पढ़ने जाइए इसके लिए। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। यही आपका सिलेबस का खंड ख है। इसके लिए एक ही बेस्ट तरीका है, बुक उठाइए, कौन सी? जिसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालिए, उन्हीं में से आता है। और नहीं आता है कुछ तो इतना आपकी उम्र हो चुकी है कि बच्चों के भाषाई क्या उनके ज्ञान है, क्या कौशल है, ये आप समझ सकें। 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे मिस कर जाएंगे, बाकी आप कर ले जाएंगे। दिक्कत यहाँ है, यहाँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सब में से एक एक क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए। और आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके बीच बीच में ये जो सब दिए गए हैं 40, कुल मिला के 40 अच्छे खासे टॉपिक है, वो पढ़ने होंगे। 40 का मतलब है कि उनमें से 30 प्रश्न उसको देने हैं। अब हो सकता हो प्रत्यय से दे, उपसर्ग से ना दे, उपसर्ग से दे, प्रत्यय से ना दे, तत्सम दे, तद्भव से ना दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये हिंदी का सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम इंग्लिश का सिलेबस आपको बता देते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, मैंने बार बार कहा है पेपर पेन यूज़ करिए, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। अब इंग्लिश का सिलेबस दिखने में बहुत छोटा सा दिखता है, जैसा कि सिलेबस में दिया भी गया है, यही टॉपिक आपको मेंशन है, लेकिन बहुत लेंदी है। ये भी हिंदी की तरह कम नहीं है। आपको बस वर्ड्स लिख दिए हैं, दिख रहा है वर्ड वर्ड्स था, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको।
जैसा कि पहला है अनसीन पैसेज, ये आपको बिना देखे ही करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। द सेंटेंसेस, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना आना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत ही क्लियरिफाई कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, अब प्रोनाउन लिख दिया तो केवल प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउन के भी आपको टाइप आने चाहिए। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखना होगा। टेंसेस की बात करें तो टेंस में प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब इनके भी आपको टाइप आने चाहिए, प्रेजेंट के जो भी चारों टाइप है, पास्ट के और फ्यूचर के। आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट रखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल इंपॉर्टेंट और जेंडर। ये है आपका इंग्लिश का छोटा सा सिलेबस। अब हम लोग इसके बाद जो है, ये जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो मैं साइड हो जा रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्मार्ट वे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मगर मैं स्मार्ट वे, ज़्यादा स्मार्टनेस आप ना ही दिखाएं तो अच्छा है, नोट करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सॉरी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपी टेट के सिलेबस का एक हिस्सा है जिसका नाम है गणित। इसमें विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, अध्यापन संबंधी मुद्दे। एक इसमें बस इंग्लिश ही एक ऐसा सिलेबस है जिसमें सेक्शन बी नहीं है, बाकी हर सिलेबस में खंड ख मौजूद है। खंड ख में आपको क्या क्या देखना है तो देखते हैं जरा। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इससे। घटाना, गुणा और भाग, ये संख्याओं से रिलेटेड है। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं। मतलब आप इससे हर सेक्शन से 20-30 सवाल लगा लेंगे और 6-6 टाइप अगर आप देख लेते हैं, मोर देन इनफ है यूपी टेट के लिए। ऐकिक नियम बचपन से आप पढ़ते आते हैं। ये जो हिस्सा है, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ये तीनों आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना होगा। और मैं तो कहूंगा इसके साथ औसत भी देख लीजिए, क्योंकि आपके 6 to 8 में काम आ जाएगा। सॉरी ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ कोण, त्रिभुज, वृत्त, ये आपका एक सिलेबस का गणित का हिस्सा है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, अगर आपको मेरा सिलेबस बताना ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा कमेंट जरूर शामिल करें। अब आते हैं धन, रुपया पैसा। जैसे रुपया पैसे से रिलेटेड पूछ देगा कि 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के, इस सिक्कों वाले सवाल देता है। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमित में, परिमाप में, किसके किसके परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इनके परिमाप निकालने आपको आने चाहिए। फॉर्मूला याद करिए, मोर देन इनफ है। कैलेंडर, कैलेंडर अच्छे से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। आंकड़े, आयतन, धारिता, घनघनाभ, क्षेत्रफल में आयत एवं वर्ग का बस क्षेत्रफल आपको निकालने आना चाहिए। रेलवे एवं बस की समय सारणी से सवाल, जैसे सुबह 9 बजे बस चली है, वहां पहुंची, ऐसे सब सवाल आते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। आ जाइए इसमें, देखिए ये हिस्सा, देखिए किसी एक को अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं ना, किसी खांसी हो गई तो किसी एक को, चाहे हिंदी का पढ़ लीजिए चाहे किसी का भी, अगर आपको लॉजिक लगाने आ जाता है कि बच्चे से रिलेटेड कैसे लॉजिक लगाने हैं, सबके प्रश्न आप कर ले जाएंगे। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये है आपके गणित का छोटा सा सिलेबस। ये वाला हिस्सा छोटा नहीं है। जैसे कोई बोल तो देता है कि छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं है। एक्चुअल में आप पढ़ने बैठेंगे तो अच्छा खासा समय की मांग करता है, लेकिन जब समय कम हो तो उस कम समय में भी हम कैसे कंप्लीट करें, सारे फॉर्मूले एक साथ देखते जाएं, 10-10, 20-20 सवाल लगाते चलिए।
उतना भी आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा है आपसे कि ये एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़िए। हाँ भाई, जिन्होंने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया उनके लिए तो पहली समस्या यही है कि ये इसको क्वालिफाई करें, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो सुपर टेट के एंगल से इसको पढ़ें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम अभी आपको बता देते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और उसका क्या सिलेबस है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मगर मैं हमेशा डिनाई करता हूं कि स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि थोड़ा रिटन फॉर्मेट में रखिए अपने पास चीज़ें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट का समय लगेगा। अगर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं फिर सिलेबस को पढ़ना शुरू करिए। प्रिंट आउट लेके भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार वही मैं डिनाई करता हूँ, आपके अपने हाथ से लिखे हुए सिलेबस में जो प्रभावशीलता होगी वो प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट में नहीं होगी। साइड हो जाता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, अभी मैंने कहा था कि गणित के बाद हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन के मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी टेट का जो सिलेबस है, पर्यावरणीय अध्ययन लिखने के बाद उसने इसमें सब कुछ समाहित किया है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सारे टॉपिक हैं। विषय वस्तु में आपको परिवार के बारे में पढ़ना है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे, जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। मतलब यूं कह लें कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं का ये चैप्टर है। जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इसके लिए आप ल्यूसेंट प्रेफर करिए, मोर देन इनफ है। हमारा प्रदेश, इसके लिए वाणी पब्लिकेशन की एक यूपी की बुक आती है, यूपी स्पेशल, उसको देखिए। नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, और संविधान के लिए कोई भी एक पतली सी बुक देख लीजिए। बहुत ज़्यादा संविधान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 100 तक याद रखिए। शासन व्यवस्था की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीजें। देखिए इसमें क्या है, ये कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, इनके क्या कार्य हैं और विशेष अधिकार इनके पास क्या है, यही आपको देखना है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तीनों में संबंध क्या है और कैसे एक दूसरे को बैलेंस बनाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, ये दो चीजें आपको देखनी है। कब लागू हुआ, कहाँ, क्या प्रतीक है इसका, मतदान के लिए कौन कौन से लोग मतदान कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, किसके लिए कितनी उम्र सीमा बनाई गई है। राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण में बात करें तो क्यों इसकी आवश्यकता है, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी योजना चल रही है, कौन कौन पार्क कहाँ पे है, कौन सा नया पार्क जो है राष्ट्रीय घोषित किया गया है, उद्यान। अब आ जाइए अध्यापन संबंधी मुद्दे, वही सब कुछ है। अध्यापन संबंधी मुद्दे देखिए, किसी एक को अच्छे से आप पढ़ते हैं सब। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं पर्यावरण में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध आपस में, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवसायिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण एवं समस्याएं। देखिए समाधान भी होना चाहिए, नहीं दिया है कोई बात नहीं। ये आपका जो है पर्यावरणीय अध्ययन का सिलेबस है। अब आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे आपसे एक एक टॉपिक्स की, अगर समय रहा तो। अदरवाइज आप अपनी पढ़ाई जारी रखे ही होंगे, सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जारी रखिए। आई होप आपको ये सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ये चैनल को शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, आप ही की मदद से किसी भी यूट्यूब का चैनल प्रमोट होता है। मैं खुद के लिए नहीं, सभी चैनल को अगर आप देखते हैं, विजिट करते हैं, उनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा तो लगता नहीं, प्रमोट अलग होता है। तो हो सकता है भविष्य में आपको भी इसकी जरूरत पड़े तो आप भी इस तरह के चैनल बनाएं, खुद भी बनाएं, कंटेंट बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो जरूर काम करे। तो साथियों ये नोट डाउन कर लेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ।